मैं तो यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, मेरी पेंशन बंद कर दो ना भाई, तो राज्य के लिए लड़ने वाले लोगों को नौकरियां दी जाएगी। हमने तो नहीं मांगी थी। हिंदुस्तान के सबसे करप्ट राज्यों में है उत्तराखंड। उसके बाद लॉलीपॉप देना शुरू हो गया। राज्य की परिकल्पना साकार नहीं हो पाई, तो इसके लिए दोषी कौन है? जो आदमी खैट पर्वत पे रहा है, जिसकी हड्डी हड्डी पुलिस ने तोड़ी थी उत्तराखंड आंदोलन में, उसकी बीवी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली जब उसे चुनाव हरा दिया जनता ने। लेकिन इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? अरे टीरी डैम के लिए 1.25 लाख लोग हमारे मरे हैं भाई। जब उसको लीड कर रहे थे जिस समय गोली कांड हुआ, मेरी तो खुद पेट की हाथ खराब है पुलिस के मर्द से। हम दोगलापना क्यों करते? शराब पीते तो पियो, ने बात खत्म हुई। तो जनता कोई देवता नहीं है बाढ़ की। हम तो ये कह रहे हैं कि गलतियां जनता की है। आपने क्यों नहीं दिया उस समय बहुमत? 40 सीटें देते आप क्षेत्रीय दलों को। इनको बनियों के साथ बैठ के पैसे छापने हैं, इनकी कोई पॉलिसी नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्षेत्रीय लड़ाइयाँ हमेशा जिंदा रहेंगी। वो चाहे हिटलर बैठ जाए और चाहे कोई मुसोलिनी बैठ जाए। नमस्कार, पहाड़नामा के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के इतिहासकार जयप्रकाश उत्तराखंडी जी। तो आपका हार्दिक स्वागत है उत्तराखंडी जी हमारे इस शो में। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन के इतिहास से कि आपने कहाँ से शिक्षा ली और कैसे आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जुड़े, यहाँ से अपनी बातचीत को शुरू करेंगे तो हमारे दर्शकों को उत्तराखंड राज्य आंदोलन को समझने में थोड़ा आसानी हो। जी जी। मेरा जन्म मसूरी में हुआ 1953 में, और शिक्षा दीक्षा सब मेरी मसूरी और देहरादून में हुई। मैं मसूरी का जो ऐतिहासिक कॉन्वेंट स्कूल है, वेवरली कॉन्वेंट, वहाँ से मैंने प्राइमरी की। और मसूरी के अंदर जो हिंदी स्कूल थे, इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। इंटर मैंने देहरादून सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू से किया 1974 में। बन्नू कॉलेज से? जी जी, बन्नू से। और ग्रेजुएशन मेरी मसूरी के डिग्री कॉलेज से हुई। तो उसी समय से हमको जो है, मैं छात्र राजनीति में था। अच्छा, किस सन में? मैं 74 में जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ, तो उस समय हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो यूथ विंग था जी, मैं उसके अंदर था। और AISF में था जी। और उसके मसूरी में MPG कॉलेज के अंदर छात्र नेता भी था। और उसके बाद मैं जो है धीरे धीरे 79 के आसपास मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मसूरी का सेक्रेटरी हो गया था। उत्तराखंड आंदोलन में मैं 81 में आया जी। 1981 के अंदर दिल्ली के अंदर एक रैली हुई, जिसके अंदर आह्वान किया गया था नौजवानों का कि वो अपने राजनीतिक विचारधारा छोड़कर और इस राज्य की लड़ाई को आगे लड़े। त्रिपन सिंह नेगी जो MP थे उस समय, वो जिंदा थे, और इंद्रमणि पटोरी जी जो हमारे पर्वतीय गांधी, उसको लीड कर रहे थे। तो हम सब उनके आह्वान पर नौजवान काफ़ी लोग बड़े भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे थे। तो उस समय मुझे इंद्रमणि पटोरी जी ने कहा था कि ये हमारा नौजवान उत्तराखंडी होगा। 1981 में। तो उसी साल मुझे उत्तराखंडी का होगा, तो वो नाम मैंने उपनाम बडोनी जी का दिया हुआ अपना। फिर आपका नाम JP उत्तराखंडी हो गया। मेरा नाम 1981 से जयप्रकाश उत्तराखंडी है। वैसे आपका पूरा नाम क्या है? बाई कास्ट तो मैं पवार हूँ, JP पवार वैसे। हाँ, लेकिन मेरा उत्तराखंडी है उस साल से। शाह पवार, हमारे यहाँ सुनार जो होते हैं शाह पवार होते हैं, पवार और शाह होते हैं। तो वो नाम मैंने छोड़ के उत्तराखंडी अपना नाम 81 के आसपास से लगा लिया था। तो तब से मैं जयप्रकाश उत्तराखंडी ऑन रिकॉर्ड सब वही है। उसके बाद जो है, जो उत्तराखंड क्रांति दल और दूसरी शक्तियों ने जो कॉल किए 80s के अंदर, हम उस लड़ाई के अंदर शामिल रहे। वो जो बंद हुए जो उस समय थी, और ख़ासकर जो 88 की रैली थी, उसको भी हमने मजबूती से बनाया। मैं UKT के अंदर आ गया था आपका 90s के अंदर, 91-92 के आसपास। और मैं दिवाकर भट्ट जी के साथ केंद्रीय महामंत्री रहा उनका, और उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी। 94 में जब मसूरी के अंदर गोली कांड हुआ 2 सितंबर 1994 को जी, तो मैं उस समय उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी था। और अध्यक्ष हमारे पवार साहब थे, हुकम सिंह पवार साहब। उनकी डेथ हो गई है, वो स्वर्गीय है। और मैं अरेस्ट हुआ, हम करीब कुछ साथी अरेस्ट हुए। आप मसूरी में थे गोली कांड के? गोली कांड के टाइम पे हम, जिस समय गोली कांड हुआ, आप पौड़ी नहीं थे? ना, हम लीड कर रहे थे उस समय, उस जुलूस को लीड कर रहे थे जिस समय गोली कांड हुआ जी, जिसमें उमाकांत त्रिपाठी जो DSP है, जो मारे गए, और 6 और शहीद हुए। उस समय हम लीड कर रहे थे। और हम सब लोग अरेस्ट करके जो है
बरेली सेंट्रल जेल ले जाए गए। और इतिहास गवाह है, मानव अधिकार आयोग में रिपोर्टें हैं, 24 घंटे हमारा पुलिस लाइन देहरादून के अंदर जो उत्पीड़न हुआ है उसमें बहुत सारे साथियों की जो है उस ज़माने के अंदर कईयों की हड्डियाँ टूटी, कईयों की, मेरी तो खुद पेट की हालत ख़राब है पुलिस की मार से उस ज़माने में। फिर मैं 1996 के अंदर जो चुनाव के विरोध चुनाव का बहिष्कार है उसमें मैं करीबन जो है 28 दिन यहाँ देहरादून जेल के अंदर बंद रहा। तो हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, उसको हमारा एक सपना था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा। बडोनी जी का भी वो सपना था और 99 के अंदर जब बडोनी जी मरे तो वो इसी सपने को लेकर मरे। उसने कहा एक सोने का उत्तराखंड होगा। 2000 में उत्तराखंड बना आपके सामने, बिल्कुल। लेकिन आज जो उत्तराखंड जब हम इसे देखते हैं कि ये चिरकुटों का, माफियों का, भरस लोगों का उत्तराखंड बन गया तो हमारे दिल को बहुत धक्का लगता है। और वो शक्तियाँ जो राज्य बनाने वाली शक्तियाँ थी, जिन्होंने इस राज्य को बनाने में लड़ाई लड़ी, वो बहुत पीछे छूट गई। ये राज्य जो है ये जो है राज्य विरोधी शक्तियों के हाथ में। अगर आज इसकी जो दुर्दशा है वो यहाँ पर हम सब जानते हैं। लेकिन इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं कि अगर राज्य बनाने वाली शक्तियाँ पीछे छूट गई, या आपके दूसरे शब्दों में कहें कि राज्य चिरकुटों के हाथ में चला गया, या आप ये कहें कि राज्य की परिकल्पना साकार नहीं हो पाई, तो इसके लिए दोषी कौन है? देखिए, मैं बड़ी नम्रता और विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते नहीं है जो जन आंदोलन में होते हैं, लेकिन मैं इसके लिए उत्तराखंड की जनता को दोषी मानता हूँ। अच्छा जी। 1996 के अंदर हमसे सिर्फ ये गलती हुई उत्तराखंड आंदोलनकारियों से और उत्तराखंड क्रांति दल से कि वो लोकसभा का चुनाव जो है मिसगाइड कर दिया कुछ जो है राष्ट्रीय दल है, और बेचारे बडोनी जी जैसे भोले वाले आदमी मिसगाइड हो गए और गलती से बहिष्कार का कॉल तो राष्ट्रीय दलों के लोगों ने संघर्ष समिति के बैनर से किया, उसमें पता उत्तराखंड क्रांति दल को दिया। वो एक कॉन्स्पिरेसी थी जो लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार किया, उसके शिकार उत्तराखंड क्रांति दल की और राज्य आंदोलनकारी शक्तियाँ हुई। वो चुनाव बहिष्कार हो गया। जब 96 में हमने विधानसभा का लड़ा तो हम ये कह के गए कि हम जो है विधानसभा में जाएंगे, जब इसका बंटवारा होगा तो उसके अंदर जो पहाड़ का जो हमारी डिमांडें हैं, जो हमारा सपना है, उसको रखेंगे वहाँ उस विधेयक के अंदर। लेकिन उत्तराखंड आपके सामने उत्तराखंड क्रांति दल की और क्षेत्रीय शक्तियाँ सब हार गई और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीत गए। और उसके बाद राज्य का उत्तर प्रदेश के अंदर कैसा प्रस्ताव बना, जिसके अंदर हरिद्वार हम पे चिपका दिया गया, उधम सिंह नगर हम पे चिपका दिए गए, हमारी आधी से ज़्यादा परिसंपत्ति वो यूपी ने कब्जा कर लिया। अरे टिहरी डैम के लिए 1.25 लाख लोग हमारे मरे हैं भाई, हमारे लोग विस्थापित हुए, उन्होंने अपनी मातृभूमि को छोड़ा, सदियों पुरानी अपनी जन्मभूमि को छोड़ा, 1.25 लाख लोग गए टिहरी से विस्थापित होने के बाद। लेकिन आज अगर आप टिहरी डैम में जाएंगे तो वहाँ वोट उत्तर प्रदेश सरकार का लगा हुआ। तो ये सीधा अन्याय जो है उत्तराखंड बनने के बाद हुआ, और डुबाया भी उत्तराखंड बनने के बाद हुआ एक कॉन्स्पिरेसी के साथ। तो हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड का जो सपना क्षेत्रीय शक्तियों का था वो सपना पूरा नहीं हुआ, और उसके लिए जनता दोषी है, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग की राजनीतिक शक्तियाँ चुनी, जिन लोगों से हमारी लड़ाइयाँ थी आज़ादी के बाद से राष्ट्रीय दलों से, उन्हीं को यहाँ की जनता ने चुन के भेज दिया वहाँ सदन के अंदर। तो उन्होंने तो उसका वही हसर करना था जो आज़ादी से अब तक कर रहे थे, वो जिसके लिए हम लड़ रहे थे। तो ये गलतियाँ जनता की है, हमारी कोई गलती नहीं। लड़ने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, वो जेल भी गए, गोलियाँ भी खाई, शहीद भी हुए, उनकी कोई गलती नहीं थी जो राज्य के लिए लड़ रहे थे। गलती थी जनता की कि जैसे राजनीतिक निर्णय के वक्त पर जो है गलत ताकतों के हाथ के अंदर सत्ता दे दी। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि इन 25 सालों में हम आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण, पेंशन और अन्य सुविधाओं की लड़ाई में ऐसे उलझे कि राज्य की जनता से जुड़े मुद्दे राज्य आंदोलनकारियों से कहीं ज़्यादा दूर छूट गए, और आज भी वर्तमान में चिन्हीकरण का लॉलीपॉप देकर सरकारें राज्य आंदोलन के सक्रिय शक्तियों के चिन्हीकरण के नाम पर लोगों को बरगला रही हैं। देखिए, जो चिन्हीकरण का सवाल था वो हमने नहीं किया था, हमने डिमांड थोड़ा ना की थी उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने कि हमको कुछ दिया जाए। हम तो घोषणा कर रहे हैं इस बात की, हमने तो कोई मांग ही नहीं की, ना उत्तर प्रदेश सरकार से की, ना यूपी उत्तराखंड सरकार से की। वो तो 1996 के अंदर हाईकोर्ट का फैसला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, कि जो जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उत्तराखंड राज्य प्रदर्शन के दौरान, जिन लेडीज़ों के साथ रेप हुआ है, जो घायल हुए हैं, और जिनको जिले से बाहर जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है उनको उत्पीड़न करते जिले से बाहर जेल भेज दिया, उन सबको मुआवजा मिलेगा। तो मुआवजा देने की शुरुआत तो माननीय न्यायालय ने की है 1996 में। मैं मुआवजे के सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सवाल ये है कि जो आज भी चिन्हीकरण का बदस्तूर कार्यक्रम जारी है,
और कहीं ना कहीं छुटपुट अलग अलग नाम और बैनरों से हम लोग आंदोलनकारी चिन्हित किए जाने की मांग करते रहे हैं। जी मैं बोल तो रहा हूँ, क्या ये इसके लिए हम दोषी नहीं, आंदोलनकारी शक्ति मैं दोषी सर नहीं? उसी के ऊपर बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि वो हाई कोर्ट ने एक घोषणा करी थी, वो मिला सबको, उससे हमारे कोई राज्य बनने के बाद डिमांड हमने थोड़ा ना की थी। बिल्कुल। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सीधे सीधे घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ने वाले लोगों को नौकरियां दी जाएगी। हमने तो नहीं मांगी थी, बिल्कुल हमने उसका स्वागत किया जो अमूमन करना चाहिए था। अब हम कैसे कहते कि तो आप गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने नौकरियां दी 1000 लोगों को चिन्हीकरण करके 4th क्लास में, और बाबू की नौकरियां। उसके बाद लॉलीपॉप देना शुरू हो गया। उसके बाद अंडी तिवारी वहीं पर रुक गए, लेकिन दूसरी पार्टियों ने फिर देना शुरू किया कि ज़्यादा चिन्हित हम करेंगे। और हुआ ये कि जो रियल आंदोलनकारी थे, जो असली वाले आंदोलनकारी थे, वो तो बहुत पीछे छूट गए और फर्जी आंदोलनकारियों की एक बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट हर जिले के अंदर शुरू हो गई। तो आज हम थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अभी बंद कर दो। मैं तो यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ मेरी पेंशन बंद कर दो ना भाई। हमें तो नहीं चाहिए पेंशन, लेकिन राज्य को बनाओ ना जो हमने सोचा था। लेकिन चूंकि अब उनके हाथ में डिवाइड एंड रूल का एक हथियार आ गया कि वो कुछ फर्जी आंदोलनकारी हर राजनीतिक ग्रुप के साथ जुड़े में। वो मेरा तो चैलेंज है, अगर आप उच्च स्तरीय जांच करा लो, अगर इसमें आधे से ज़्यादा फर्जी नहीं पाएंगे जाएंगे। ये कहते हैं कि जो जेल जो जुलूस में था, अरे तो जुलूस में तो पूरा उत्तराखंड था। बिल्कुल। लेकिन आप उसमें गिनती के अपने आदमी को थोड़ा ना बढ़ देंगे। तो ये प्रक्रिया हमने नहीं की, और ये प्रक्रिया इनके हाथ एक हथियार लग गया, वो आज भी उसको। मतलब आप ये मानते हैं कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो चिन्हीकरण की समितियां बनाई गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं घालमेल है, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को नुकसान पहुंचाया? मेरा ये कहना है ना कि आपने एक नियम बनाया था। नियम ये था कि जो स्वतंत्रता सेनानी का नियम था कि आपके पास जेल का रिकॉर्ड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जेल का या सेंट्रल जेल का, और आपके पास जो है घायल का एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो राज्य का सरकार का हॉस्पिटल होगा। आप फर्जी डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट ले आएंगे तो आप घायल थोड़ा ना माने जाएंगे। तो उस रिकॉर्ड को तो यहाँ तोड़ दिया गया, और नियम ही वही था। अब तो जो आप जो हैं, अब तो हर आदमी जो है कहता कि मैं तो जुलूस में था, वो मान लेते, पैसा खिलाता। अखबार की कटिंग पर ही नाम दिखा के कईयों को राज्य। अखबार की ओरिजिनल कटिंग भी नहीं है, वो ओरिजिनल कटिंग भी नहीं है। हम उसे भी मान लेते कि वो माना अगर 1994 की भीड़ की कटिंग है जिसके अंदर 25 आदमियों का नाम है, तो जुलूस तो 2500 का नाम तुमने 2500 को दे रखे हैं, बाकियों का नाम कौन देगा? बाकी जो बेचारी महिलाएं हैं, वो जो हमारी बहनें हैं, जो अज्ञात लोग हैं, उनको कौन आंदोलनकारी मानेगा? 25 आपने चिन्हित कर दिए और बाकी जो 2475 लोग थे उनको छोड़ दिया गया। हुआ तो ये, असली वाले तो आज भी छूटे में। और पेंशन क्या दे रहे हैं? अपनी पेंशन बंद कर लो। सारा माफिया तुमने हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, सर बाहरी प्रदेशों का तो यहाँ मौज कर रहा है। वो सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। हम साले 7-8 हज़ार रुपये और 6,000 या 4,000 रुपये कोई आंदोलनकारी पेंशन ले रहा, तो उसके लिए लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही कि आंदोलनकारी पेंशन ले रहा। हमने तो राज्य बनाया भाई। अगर हमको 5-7 हज़ार रुपये रोटी खाने के लिए मिल रहा तो उसमें दिक्कत क्या रही लोगों को? यहाँ तो माफिया दिम रहा है इस राज्य के अंदर। हिंदुस्तान के सबसे करप्ट राज्यों में है उत्तराखंड, आप मान के चलिए आज की डेट के अंदर। बिहार हमने भी नहीं। इसमें आंदोलनकारियों की पेंशन लेने से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सवाल आता है कि राज्य बना और राज्य की मौजूदा स्थिति ये है, तो ये सवाल अब स्वाभाविक रूप से उठता है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो सक्रिय ताकतें थीं, जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था 94 में या 94 से पहले, तो क्या वजह रही कि वर्ष 2000 के बाद जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया? सवाल यहाँ से शुरू हुआ कि क्या वजह रही कि जनता ने आपको पूरी तरह नकार दिया? आपके जो पहला चुनाव उत्तराखंड का हुआ, तो उसमें आपके उत्तराखंड क्रांति दल के 4 लोग विधायक बने। उसके बाद उनकी संख्या फिर कम हुई, उसके बाद फिर 0 हुई। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों में जाके या तो विधायक बने या मंत्री बने, तो जिससे कहीं ना कहीं विश्वसनीयता आंदोलनकारी शक्तियों की समाप्त हुई या कटघरे में खड़ी हुई। या आप मानेंगे इस बात को? सवाल ये है ना कि 1-2 को आप चुन के भेजेंगे जी। राज्य के सवाल पर आपने राज्य बनाया, इतनी कुर्बानियां हुई, और उसके अंदर आप। लेकिन आप अगर एक चीज़ देखें तो 2001 में जो पहला चुनाव हुआ है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है? उसमें सब पे लड़े हैं योगेडी वाले। 70 सीटों पर नहीं लड़े हैं चुनाव। जितने पे भी लड़े हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा सीटों पे लड़े, लेकिन हारे बेचारे। हम तो जनता, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जनता ने गलतियाँ की है, हम थोड़ा ना गलत हैं। हम कहाँ पर गलत हैं? हमारी तो हाथ खराब है आज पुलिस की मार से। इस राज्य के अंदर हम कौन से जो है अय्यासी कर रहे हैं बैठ के? भाई दाल रोटी तो खा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। हम तो ये कह रहे हैं कि गलतियाँ जनता की है,
आपने क्यों नहीं दिया उस समय बहुमत? 40 सीटें देते आप क्षेत्रीय दलों को। जिस उद्देश्य के लिए आप जो है आपने इतना बड़ा कर्फ्यू लगाया, इतने लोगों को मरवा दिया आपने, शहर शहर तुमने जाम कर दिया, जनता ने घर से निकल के कि आधी रोटी खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। अब वोट देने की बारी आई और उत्तराखंड क्रांति दल की और क्षेत्रीय दलों की आपने जमानतें जब्त करा दी, तो गलती किसकी है फिर? ये तो हाल होना ही था इस राज्य का। तो शायद आंदोलनकारियों की बात चुनाव के समय जनता तक नहीं पहुंच पाई। आंदोलनकारी सर कोई गलत नहीं है आज की डेट के अंदर। आप अब एक एक आंदोलनकारी का सर्वे कर लीजिए, आज भी वो भुखमरी की हालत में है। बिल्कुल। तो आंदोलनकारी जब गलती नहीं है तो किसकी गलती है कि उसको भुखमरी की हालत में कौन नहीं, लेंगे? बात का मिसकम्युनिकेशन होना भी तो एक वजह हो सकती है। अब देखिए, अब कितने लड़ते हैं हम लोग। बडोनी जी निर्णायक 75 साल के थे जब उनकी 99 में डेथ हुई। काशी सिंगेरी मेरे हिसाब से उस समय जो है 55 और 60 के पास जा रहे थे जिस समय राज्य बना। बिल्कुल। और अब कितना लड़ लेते भाई हम लोग। लेकिन आपने एक नई फसल खड़ी करने की तैयारी भी तो नहीं की। नहीं, फसल तो अब जनता को एक नया राज्य मिला था, एक नवोदित राज्य मिला था पॉलिटिकल लड़ाई के बीच से, तो जनता को भी तो कुछ समझना चाहिए था कि हमने एक राज्य दिया भाई, तो ये तो नई पीढ़ी को समझना चाहिए था। नई जनरेशन ने तो कोई इसमें भूमिका ही नहीं अदा की। देखिए, अगर आप इन 25 सालों की स्थिति पर गौर करें तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से एक बात तो कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आज हम जब रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो इन 25 वर्षों में इस प्रदेश की जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है, इसे आप मानेंगे कि जो भी युवा इन 25-30 सालों में पैदा हुआ है वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक बहुत छोटा हिस्सा भी नहीं जानता। ठीक, आप इससे सहमत हैं कि वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में कुछ भी नहीं जानता? जी, जी। क्या हम लोगों ने चुनाव लड़ना, चुनाव हारना एक अलग तथ्य है, क्या आंदोलनकारी ताकतों ने वर्ष 2000 के बाद कभी ये प्रयास किया कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलन से जुड़े मुद्दे, जल जंगल और ज़मीन से जुड़े मुद्दे जनता के बीच लेकर जाया जाए, या ऐसे सवाल खड़े किए जाएं, सवाल पूछने की ताकत पैदा की जाए कि जनता उत्तराखंड के जो मूलभूत प्रश्न हैं उन पर विचार कर सके? क्या ऐसी कोशिश हुई कभी? जो इसके अंदर मूलभूत लड़ाई थी वो तो रोजगार की थी जी। रोजगार की लड़ाई लड़ी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। सारी डिमांडें तो नौकरियों के लिए हुई उसके बाद। बिल्कुल। लेकिन नौकरियों का घोटाला आप देखते कि 2002 की पहली सरकार में शुरू हो गया था। पटवारी घोटाला तो उसी सरकार में आया ना सामने। तो इस राज्य के अंदर तो पहली से नौकरियां बेचने का सिलसिला तो राष्ट्रीय दलों की सरकार ने पहले से शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो लड़ाइयाँ नहीं हुई, हम भी मानते हैं, क्षेत्रीय शक्तियाँ आपस में डिवाइड हो गई। ये क्या उसका नाम जो है, ये उत्तराखंड आंदोलनकारी चिन्हीकरण की लड़ाई का दूसरा नया दौर शुरू हो गया, और वो जो तेवर हमारे राज्य आंदोलन के दौरान थे वो तेवर खत्म हो गए। तो हम तो मान रहे हैं उस बात को। लेकिन अब मुझे चारों तरफ एक अंधेरा नजर आता है। अब ऐसी कोई हमको नहीं दिखता है कि ऐसा है। लेकिन अगर जनता, मेरा तो जनता को ये कहना है कि अगर 2027 के चुनाव के अंदर भी उसने राजनीतिक रूप से क्षेत्रीय ताकतों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको हरा दिया, तो इस राज्य के अंदर फिर पहाड़ के लोग जो है वो अधिकार जताना बंद कर दे, क्योंकि वो अधिकार जताने के लायक 27 के बाद रहने वाले नहीं है। यहाँ पूरी तरह से दुनिया का कॉरपोरेट आ गया है, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनियाँ आ गई है, और इतना बड़ा माफिया आ गया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो चक के चक खरीद रहा है। कई आप पूरे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसी सरकार ने यहीं केम्प्टी के बगल में एक इतना बड़ा चक दिया है कि उन्होंने पूरे चरागाह, पानी, जितने भी उनके वन्य जीव क्षेत्र था वो सब दिल्ली का एक सेट ले गया है। तो इस तरह की जो स्थितियाँ उत्तराखंड के अंदर आएगी वो हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर देगी। तो पहाड़ की जनता, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो पहाड़ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो जो उनकी मूलता है, अगर उसे बचाना है तो क्षेत्रीय ताकतों को फिर जिंदा करने का वक्त है। तो ये लड़ाई हमारी 2027 में सफल होनी चाहिए। और जो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अब जो है हिंदुत्व की राजनीति या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का वर्चस्व आ गया, तो ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय लड़ाइयाँ हमेशा जिंदा रहेंगी, वो चाहे हिटलर बैठ जाए और चाहे कोई मुसोलिनी बैठ जाए। तो क्षेत्रीय शक्तियाँ जब क्षेत्रीय आंदोलन शुरू होते हैं क्षेत्रीय सवालों पर, तो इतने आसानी से नहीं रोका जा सकता। जेपी भाई, आप एक इतिहासकार रहे। जी जी। एक इतिहासकार के रूप में आपने गौर किया होगा कि हिंदुस्तान समेत देश में या विश्व में तमाम बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन जब उनका जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं हम महाभारत का नाम बड़े श्रद्धा और सम्मान से लेते हैं। उसका एक कारण मुझे ये लगता है कि अगर महाभारत में अर्जुन ने गीता के रूप में कृष्ण से प्रश्न नहीं पूछे होते
तो शायद महाभारत भी इतनी ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होती। जी। अगर आप महाभारत से गीता को हटा दें तो फिर वो भी एक सामान्य युद्ध हो जाता है, जी। महाभारत की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। तो क्या ठीक इसी तरह उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो हमने सवाल पूछने की परंपरा छोड़ी, प्रश्न पूछने की जो परंपरा छोड़ी, और आज भी हम तमाम बातें कर रहे हैं, आंदोलनकारी संगठन तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न कहीं भी नहीं है कि चुनाव लड़ने वाले या चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच जाने वाले व्यक्तियों से हम ये पूछें कि भाई हमारा सवाल ये है। देखिए, आप अगर पिछले 5 चुनावों की बात करें तो आप राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो देखिए, उन्होंने जो घोषणा अपने घोषणा पत्र में डाला है वो जनता की आवाज़ नहीं है। जी। जनता की ओर से कुछ मांगा ही नहीं गया। न तो उत्तराखंड की जनता ने कहीं 5 किलो गेहूं मांगा था, न उत्तराखंड की जनता ने कोई और ऐसी चीज़ें मांगी थी जो तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के भी जगह है। मानते हैं आप बात? लेकिन हम अपनी जो डिमांड थी, हमारे जो ज़रूरत थी और जो हमारे उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा थी, उसे जनता के बीच में प्रश्न नहीं बना पाए। मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्या हम एक बार फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ताकतों के रूप में ये कोशिश कर सकते हैं कि हम सवाल खड़े करें? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो हमारी मूल अवधारणा थी वो जो है वो लुप्त हो चुकी है पिछले 25 सालों के अंदर, जो सबसे खतरनाक बात है, और नई जनरेशन को उसके बारे में कोई पता नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, मेरा अपनी पहाड़ की जनता का यह आह्वान है कि वो 5 किलो अनाज का विरोध करना शुरू कर दे। वो हमारी खेती को खा जाएगी। पहाड़ की जो खेती है वो ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। उसे जो है एक पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के साथ, उसमें कांग्रेस की सरकारें भी जिम्मेदार रही हैं, बीजेपी की सरकारें भी जिम्मेदार नहीं हैं। इन लोगों ने मिलकर जो है पहाड़ के अंदर खतरनाक वन नीतियाँ लागू करके पहाड़ की खेती को नष्ट कर दिया गया है। ये सारी जंगली जानवरों के हवाले हो गई है। पहाड़ के अंदर कुछ भी बोना जो है खतरनाक स्थिति जैसा है। इसलिए मेरा जनता से आह्वान है कि एक तो 5 किलो अनाज लेना बंद कर दें और अपनी खेती को फिर दोबारा से शुरू कर दें, क्योंकि अगर खेत बंजर हो गए तो जो बाहर से कॉरपोरेट की जिसकी निगाह उत्तराखंड की ज़मीनों पे लगी हुई है, जो हमारे खूबसूरत जंगलों को हथियाना चाहता है, हमारी नदियों को हथियाना चाहता है, अगर वहाँ जनता नहीं रहेगी। आज जो इतना जानवर आ गया गांव के अंदर, वो तो इसलिए आ रहा कि खाली है गांव, इसलिए जानवर आ रहा है। जब हमारे गांव भरे होते तो कहाँ जानवर आता था बेचारा। उस ज़माने के अंदर तो शिकार की छूट भी रहती थी, उसके बाद भी जो है जानवर नहीं आता था। तो मेरा जनता से कहना है कि अपनी खेती की तरफ ध्यान दें, और हमारी सरकार से मांग है, वो तो हम करेंगे उस एजेंडे को, जब तक हम जिंदा है तब तक उस एजेंडे पर कायम करेंगे। ये हमारी डिस्कशन चल रही है साथियों से। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शक्तियों की बैठक बहुत जल्दी होने वाली है, जिसके अंदर हम अपने एजेंडे को पुनर्जीवित करेंगे, जो हमारे सवाल है, और 2027 के चुनाव के अंदर उसे हम ताकत से जनता के बीच में ले जाएंगे और उस सवाल पर जनता से वोट मांगेंगे। और मेरा आज भी विश्वास है कि पहाड़ की जनता ईमानदार है। अगर वो एजेंडे को वोट दे देते तो बहुत सारी चीज़ों के बदलाव होगी। मैं भी निराश नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें पहाड़ के अंदर बदलेगी, इस उत्तराखंड के अंदर बदलने की क्षमता है। मतलब आप ये मानते हैं कि जनता की ओर से सवाल पूछे जाने चाहिए और आंदोलनकारी ताकतें एक बार फिर 2027 में कोशिश करेंगी कि जन मुद्दों को लेकर वापस जनता के बीच जाया जाए। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था। अच्छा, अब हम बात करते हैं इतिहास की। जी जी। एक इतिहासकार के रूप में आपने मसूरी को लेके एक बड़ी चर्चित पुस्तक लिखी है, मसूरी दस्तावेज, मसूरी दस्तावेज के नाम से। 1815 से 1995, 180 साल अच्छा, पहले। एक आप साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी करते हैं, वो बड़ा चर्चाओं का विषय है, वो कहीं रानी लक्ष्मीबाई से उसका इतिहास जुड़ता है, तो थोड़ा उसके बारे में आप। मिस्टर जॉन लैंग वाज द एडवोकेट ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई। जॉन लैंग जी जी जी। जो 1857 का जो म्यूटिनी हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम जी, उसके पीछे कहीं ना कहीं जॉन लैंग का कानूनी लड़ाई भी थी। जॉन लैंग 1857 के गदर को लेके जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी थी, उसके पीछे जॉन लैंग थे। उसमें वकील एडवोकेट जॉन लैंग थे। महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी का केस लेके जॉन लैंग ने केस उस जमाने के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ करता था जी, उस कोर्ट में लड़ा कि दत्तक पुत्र अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया है कि जिस राजा या नवाब का अपना बेटा नहीं होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, वो स्टेट है। उसको लेकर जॉन लैंग जो है हाई कोर्ट गए, कलकत्ता हाई कोर्ट। उस समय कलकत्ता देश की राजधानी थी और वो एक अखबार निकालते थे मफसलाइट, जो उन्होंने मेरठ से शुरू किया। अच्छा। और उस केस को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन ईस्ट इंडिया को कंपनी जीती उसके अंदर, और जॉन लैंग वो केस हार गए महारानी लक्ष्मीबाई का।
और उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूटिनी शुरू हुई 1857 की, ठीक। झांसी की रानी मैदान में, ये तथ्य टोपे, ये सब वही लोग थे जिनकी ज़मीनें ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीनी थी। तो महारानी मैं जॉन लैंग को वाइट हीरो ऑफ द इंडिपेंडेंस कहता हूँ। गोरा महानायक, हमारे आज़ादी का गोरा महानायक था जॉन लैंग, जिसने आज़ादी की लड़ाई के अंदर हिस्सेदारी की और 1857 के गदर में वो अंडरग्राउंड रहे। अच्छा। ईस्ट इंडिया कंपनी उनके खिलाफ थी, क्योंकि वो लड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रहे, तो वो मसूरी आया 1858 के अंदर। अखबार का नाम बताया आपने? मफसलाइट। मफसलाइट का नाम भी उन्होंने जो है बहुत साहित्यिक तरीके से रखा जी। मफसल और लाइट। मफसल कस्बे को कहते हैं उर्दू में, लाइट अंग्रेजी का है। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का शब्द को मिला के मफसल लाइट लिखा, तो वो धीरे धीरे अब भ्रंश तक खत्म होकर वो मफसलाइट हो गया, जो 1867 के आसपास मफसलाइट करके जो है वो आने लगा था। तो उस अखबार को मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़के और बहुत शोध के बाद जो है 1999 में फिर दोबारा शुरू किया मफसलाइट को। वो 1947 में मसूरी में बंद हो गया था। वो 90 साल चला वो मसूरी के अंदर। जॉन लैंग की डेथ भी मसूरी में हुई। जो महारानी लक्ष्मीबाई के लॉयर थे उनकी डेथ भी मसूरी के अंदर हुई, और मैं 92 से उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाता था और उनका जन्मदिन मनाता था। लेकिन जब ये कोरोना आया तो उसके बाद से वो परंपरा बंद हो गई। मैंने 20-25 साल तक उनका जन्मदिन भी मनाया, उसके ऊपर मैं समारोह करता था, गोष्ठी करता था मसूरी और देहरादून के अंदर, और डेथ एनिवर्सरी पे भी करता था। हम कैंडल जो है चर्च में जलाते थे या उनकी कब्र पे जलाते थे। उनकी कब्र को मैंने ढूंढा। अच्छा। वो गुमनाम कब्र थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि जॉन लैंग के बारे में जानते नहीं थे। आज तो नेट के ऊपर सब चीज़ें जॉन लैंग का उनके बारे में डाल दीजिए तो अभी 2 मिनट में निकल जाएगा। तो अब जॉन लैंग इस्टेब्लिश है, लेकिन हम उस ज़माने के अंदर उन पे काम कर रहे थे जिस ज़माने में कोई जानता नहीं था, न ये गूगल था, न कुछ था, न कोई जानते। तो उस ज़माने से हमने उनको पुनर्जीवित किया रखा। और मेरी किताब 1995 में आई थी, और अब दूसरी किताब मसूरी और देहरादून की हिस्ट्री पर आ रही है, जिसके अंदर जो है नेचर पे है और कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो आज तक लाइमलाइट में नहीं आए, वो मेरे पास है। उनको मैं इस किताब के माध्यम से लाना चाहता हूँ। जैसे कुछ जिक्र करना चाहेंगे आप उसमें से किसी? जैसे उसमें लॉर्ड वेलेस्ली का 1812 का लेटर है। अच्छा। जो उन्होंने उत्तराखंड के बारे में लिखा था कि ये जो गोरखों के हाथ में जो राज्य है, ये जो है उत्तराखंड, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है बड़ा मुफीद है, और हमको जो है प्रयास करना चाहिए कि ये जो इसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज हो किसी तरीके से। ये गोरखे इसको बचा नहीं पाएंगे, ये उनका कहना था। उन्होंने ये भी लिखा उसके अंदर कि कुमाऊं का राजा इन्होंने ख़त्म कर दिया और गढ़वाल का राजा भी ख़त्म कर दिया। तो हमको किसी तरीके से जो है गढ़वाल कुमाऊं है, इसकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है गोरखों से छीननी चाहिए। इस तरह का लॉर्ड वेलेस्ली का एक चिट्ठी है जो इसमें आएगी, जो मेरा वो है इसके अंदर। तो ये मेरी रिसर्च है बहुत सालों की। तो मैंने 90 के दशक में आपने मसूरी को लेके एक किताब लिखी। जी। 90 के दशक के मसूरी और 2026 के वर्तमान मसूरी में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? खत्म हो गई मसूरी। ये जो इन्होंने ये जो हाईवे बना दिया दिल्ली वाला, जो 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच रहा है जी। ये हालत ये है कि 2.5 घंटे में तो देहरादून आ रहा है, लेकिन आसरोड़ी से देहरादून आने में 2 घंटे लग रहे हैं और मसूरी तक पहुंचने में 6 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि आगे सड़कें ठीक है नहीं। इतनी एक शहर की कैपेसिटी होती है सर, पूरे पहाड़ की कैपेसिटी है, रानीखेत की एक कैपेसिटी है कि वहाँ कितने लोग आएंगे, कितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, कितने लोगों के लिए लैट्रिन है, कितने लोगों के लिए ठहरने का, कितने लोगों के लिए पानी है। हर शहर की पिथौरागढ़ की है, रानीखेत की, अल्मोड़ा की है, मसूरी की है, नैनीताल की, सब की है। लेकिन नैनीताल और मसूरी को में 50,000 आदमी कैपेसिटी है, 25 लाख जाएंगे तो क्या होगा इन शहरों का हाल। सरकार की कोई नीति नहीं है। इसलिए मैं 2023 से डिमांड कर रहा हूँ नियंत्रित पर्यटन और नियंत्रित तीर्थाटन किया जाए पहाड़ के अंदर। मतलब आए भी एक रिकॉर्ड तो बनाए ना उसका कि भाई इतने लोग जाएंगे। प्रशासन आपके हाथ के अंदर है कि भाई रानीखेत इतने लोग जाएंगे जितनी वहाँ कैपेसिटी है। अब रोजाना वहाँ जंगलों के अंदर ठूस देंगे लोग भर के। अब लोगों के पास वो हो गया ना मोबाइल, वो जंगलों में घुस के जो उन्होंने सत्यानाश कर दिया जंगलों का। तो पहाड़ खतरे में है। मेरा ये कहना है कल्चर से पहाड़ ज़्यादा खतरे में, बहुत खतरनाक है। हमको कुछ नहीं मिल रहा उसके अंदर। ये गलत फहमी है कि टूरिस्ट से आए हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। ये अपना गैस सिलेंडर भी साथ ला रहे हैं हम। ये गाड़ी में सोते हैं, अपनी रोटी पकाते हो, आपको कुछ नहीं देते। वो आपके शराब की बोतलें छोड़ जाते हैं, खाली बोतलें और प्लास्टिक का वो कैन छोड़ जाते हैं। वो पहाड़ को कुछ नहीं मिल रहा उनसे। लेकिन सरकार को एक गलत फहमी है कि ये हमको क्या दे रहा है। भाई क्या दे रहे हैं तुमको? कुछ नहीं दे रहे हैं। टोल टैक्स है कंपनियों का, हमारे को क्या मिल रहा है उसके अंदर? तो हमारा ये कहना है कि सरकार को नियंत्रित पर्यटन और नियंत्रित तीर्थाटन करना पड़ेगा।
और पहाड़ को सेफ बनाना पड़ेगा। देखो कुछ लोगों कुछ पहाड़ कुछ गाँव को आप सेफ रहने दीजिए, वहाँ तक गाड़ी की सड़क बंद ले जाइए, जाने मत दीजिए। आपको मैं ताज्जुब होता कि ऐसे अंतहीन गांव तक लोग जा रहे हैं जिस गांव को जो है सदियों तक किसी ने देखा नहीं, वहाँ तक टूरिस्ट पहुँच गया गाड़ी लेके, वो परेशान है बेचारे, क्या करेंगे वो तब। तो ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। कोई हमने उत्तराखंड इसके लिए थोड़ा ना बनाया था, हमको देख क्या रहा है। उसके बाद पलायन कितना हुआ यहाँ से, बाहर के आदमी यहाँ घुसा जा रहा है, हम यहाँ से निकल के नीचे चले गए। तो हम तो तब गए जब यहाँ रोजगार ही नहीं है। तो सर ये जो पर्यटन का जो आय है इसमें भी हमारी कोई बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। आपने एक इतिहासकार के रूप में IAS एकेडमी में भी कक्षाएं ली हैं। जी, मैं 2002 से और 2018 तक मैं वहाँ बुलाते थे मुझे वो, जी, तो जाता था, मैं विजिटिंग में जाता था। तो वहाँ हिस्ट्री बाग करके एक क्लास होती थी, उसमें हिस्सेदारी करता था मैं। तो आपको कैसा महसूस हुआ इतिहास की कक्षाएं लेते हुए IAS में सेलेक्टेड लोगों के साथ? बहुत सारे अच्छे लोग थे जो इतिहास के ऊपर इंटरेस्टेड थे कि भाई इतिहास पहले क्या था। और मेरा उनको एक ही चीज़ कहना होता था कि भाई पुराना जो अंग्रेज ब्यूरोक्रेट था, उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने गजेटेड लिखे, आपको भी ये करना है। आज तो दिक्कत ये हो गई कि आज तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का आदमी दस्तखत करने को तैयार नहीं, वो तो गजेटियर लिखता था अंग्रेज ICS अधिकारी, तमाम उनके लिखे हुए गजेटियर, उससे तो हम लाभान्वित है। बिल्कुल। आज का ब्यूरोक्रेट्स तो जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स तो दस्तखत नहीं कर रहा फाइल के ऊपर, फाइलों के चट्टे लगे हुए हैं। ये तो लिखने पढ़ने वाला तो है नहीं, लेकिन वो लिखने पढ़ने वाला था। तो मैं यही संदेश देता था। तो बहुत सारे बहुत अच्छे अधिकारी भी आते थे और हर किस्म के आते थे वहाँ, लेकिन मेरा है तजुर्बा है कि कुछ लोग बड़े विद्वान किस्म के IAS अधिकारियों से मेरा संपर्क मैंने देखा है कि बड़े विद्वान थे। एक तो बहुत अच्छे चित्रकार थे, बहुत बड़े पेंटर थे वो इस समय शायद केरल में है और बड़ी पोस्ट में है, वहाँ शायद सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव, तो बड़े पेंटर थे। तो अच्छा रहा वहाँ वो। अब तो खैर बहुत सालों से वो हिस्ट्री वर्क क्लास शायद वो होती नहीं है, लेकिन मैं 2018 तक रहा वहाँ हिस्ट्री वर्क क्लास का। 2018 तक आपने वहाँ क्लासेस ली? क्लासेस में गया, लास्ट क्लास मेरी 2018 में थी। और उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े कुछ विषय जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? उत्तराखंड के इतिहास पर जो हमारे जो हमारा सबसे जो जानकारी का जो विषय रहना चाहिए वो अंग्रेज़ों का आगमन रहना चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि इससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है टोटल जिसे हम आधुनिक उत्तराखंड कह सकते हैं, वो उसकी देन अंग्रेज़ों की है। तो उनकी हिस्ट्री अब देखिए, अल्मोड़ा के अंदर जो है वो जिन्होंने मलेरिया का टीका ईजाद किया, मैं नाम भूल रहा हूँ उनको, तो मेरा आर्टिकल था, वो उत्तराखंड में पैदा हुए। तो हमको उनको जो है, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड जो है, अगर सरकार, मैंने तो प्रस्ताव रखा था कि अगर उत्तराखंड की सरकार चाहे तो यूरोपियंस जो उत्तराखंड में रहे हैं 19th सेंचुरी से लेकर आज़ादी तक, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करके भेजे। उनके पूर्वज आते, उनके वंशज आते हैं बहुत सारे, तो मेरे पास आते हैं। अभी पिछले दिनों, अभी परसों मुझे एक से मिलना है। अच्छा। एक वंशज आ रहा है परसों। अच्छा। उसे अपने पकड़दादा के लक्कड़दादा के बारे में जानकारी चाहिए कि वो सर्वे ऑफ इंडिया में थे, तो वो कहाँ थे क्या, तो मुझसे मिलेंगे परसों ही। अभी 18 को उनकी मेरी मुलाकात होनी है, वो आयरलैंड से आना है। आपने सरकार को क्या प्रस्ताव दिया था? मैंने लिखा था कि भाई जो हमारे यहाँ जो अंग्रेज रहे हैं और जो आयरिश रहे हैं, उनके रिकॉर्ड इकट्ठे करके जो है वहाँ आयरलैंड सरकार से और इंग्लैंड सरकार से जो है संपर्क किया जाए और वहाँ उसका प्रचार किया जाए इंग्लैंड में और आयरलैंड के अंदर कि ये लोग हमारे यहाँ रहे, इनका ये काम रहा है, उनके जो वंशज है वो आके हमारी मदद ले सकते हैं। तो सरकार चाहे तो एक उपक्रम खोल सकती है उसका कि अगर आयरलैंड से आएगा तो आपको इस आदमी से संपर्क करना है। भाई देखो, उससे जो है PCS IAS के हवाले नहीं करना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री के जानकार उसमें बिठाने पड़ेंगे जो उनसे संपर्क करें, और एक निश्चित आप फीस कर लेंगे, इतनी फीस लेंगे। बहुत सारे कब्रिस्तान है आपके पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, मसूरी में, देहरादून में, जहाँ उनके पूर्वज दफन है। अरे हर आदमी चाहता है कि मेरा किसी को पता चल जाए कि यार मेरा लक्कड़ दादा जो है फलानी जगह दफन था, 100% जाएगा भाई देखने के लिए। आप इस इतिहास को टूरिज्म के दृष्टिकोण से हाँ, ये पर्यटन दृष्टि से बहुत पैसे दे सकता है उत्तराखंड को, लेकिन मैंने जो प्रस्ताव रखा था वो किसी के समझ में आया नहीं, पता नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने एक पर्यटन सचिव थे, मैंने अपने लोगों उनको बताया था, मैंने कहा ये होना चाहिए सर। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम रखेंगे प्रस्ताव। मंत्री भी था एक, अभी कोई 7-8 साल पहले, हरीश रावत जी के मंत्री थे वो। तो उनकी समझ में नहीं आया। अगर ये हो तो उत्तराखंड को बहुत
विदेशी करेंसी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ इतने कब्रिस्तान हैं, इतने लोगों की कब्र है। और एक डॉक्टर वर्सफोर्ड है, आयरलैंड की सबसे बड़ी हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो अभी पिछले 12-15 साल पहले तक मेरी जानकारी में थे। वो उनके परदादा हैं यहाँ देहरादून में दफन। अच्छा। हाँ, फौज में थे, उनकी डेथ यहाँ हुई। वो बेचारी बहुत उत्सुक रही कि मैं वहाँ देखूँ। उसने बड़े संपर्क के लोगों से, मेरे ख्याल से डीएम साहब को भी चिट्ठी, लेकिन नहीं वो जवाब ही नहीं आया। कोई पता है, अब किसको पता कि उनका कहाँ दादा दफन है। अब वो मुझसे संपर्क करती तो मैं ढूंढ लेता वो कि चंद्रनगर के कब्रिस्तान के अंदर उनके दादा की कब्र है, मैं खोज लेता भाई। एक मुझे मेरे पास कैलकुलेशन है कि अगर 1870 में आदमी मरा है और यहाँ पर मरा तो उसकी कब्र इसके आसपास इस कब्रिस्तान में यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का एक जो नियम है वो उनकी साल वाइज जो है कब्रें बिल्कुल लाइन से बनी होती है। अच्छा। उनका जैसे 1870 का होगा तो एक पोर्शन होगा, 1860 का एक अलग होगा, तो आपको पता कर लेंगे कि वहाँ है। तो बेचारे की मदद ही नहीं किसी ने। अब वो हार्ट स्पेशलिस्ट थी वर्ल्ड लेवल की, कितनी मदद करती उत्तराखंड की। बिल्कुल। समझा, पता ही नहीं क्या डोनेट कर जाती, किस तरह का, मतलब यहाँ क्या कर जाती वो, तो नहीं आई समझ। तो आपने कभी निजी तौर पर इसके प्रयास नहीं किए? मैं निजी तौर पर क्या कर सकता था, मैं तो चिट्ठी लिख सकता था और क्या कर सकता था जी। अब उसके लिए तो एक संसाधन चाहिए ना, कोई आएगा इतनी दूर से तो भाई उसको तो वेलकम करने के लिए पूरा आदमी चाहिए साथ में। अब कुछ लोग जो अकेले आते हैं, अभी मेरे पास फ़ोन पे ही है, परसों मुझे 18 को मुलाकात करनी, वो आ रहे हैं आयरलैंड से, बहुत बड़े वो हैं, क्या कहते हैं वो, डीन है वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में। तो जानकारी करने आने हैं कि वो कह रहे कि मेरा पूर्वज है यहाँ पर, तो मैं उनकी मदद करूँगा। अगर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने किसी ने बताया कि वो मदद कर सकते हैं, वो बेचारे फिर मेरे पास आए, मैंने कहा ठीक है मैं मदद करूँगा, कोशिश करेंगे भाई मिल जाए। तो इस तरह से हो सकता है। तो ये और कोई इसी प्रकार इतिहास से जुड़ा हुआ कोई दूसरा विषय? ये आपका बिल्कुल एक उचित सुझाव था सरकार को कि ये पर्यटन के लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता था। नहीं, उत्तराखंड का इसलिए गौरवशाली है ना इस मामले के अंदर कि यूरोप पूरा अंग्रेज और इंग्लैंड और आयरलैंड जो है मोस्टली हमारे यहाँ ज़्यादा रहा, यहीं सेंट्रलाइज है उसकी, हिल स्टेशन में यहीं बताया उसने। एक हम इसलिए गौरवशाली कि वो यहाँ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम सबसे टॉपेस्ट जगह पे थे भाई। नैनीताल तो राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई थी। बिल्कुल। ये हम हिल स्टेशन के लोगों, जो पहाड़ के रहने वाले, ये सौभाग्य ब्रिटिशर्स ने हमको ही दिया भाई। उधर पाकिस्तान के अंदर जो मरी है हिल स्टेशन, वो अंग्रेजों ने बसाया, उसके अंदर जो वो राजधानी रहा उनका, शिमला राजधानी रहा। तो हम ये जो पहाड़ी शहर हैं उनका एक गौरव है। क्या कहते हैं आप, जो यूरोपियन हिस्ट्री है, जो ब्रिटिशर्स हिस्ट्री है, उसके अंदर एक गौरव है। और ब्रिटिशर्स को और अमेरिकन को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, आज की डेट के अंदर भी नहीं है। वो कल भी ताकतवर थे, आज भी ताकतवर है भाई। आप इंग्लैंड आयरलैंड जो है वो कल भी ताकतवर थे, आज भी है। आज भी आपको उनकी मदद की दरकार है, कल भी थी, उसमें क्या सकता, जब हमारे राजा ही थे तब तो दरकार होनी थी, लेकिन आज भी वो इस स्थिति के अंदर हमें उनसे मदद चाहिए। तो अगर हम इस काम को करें तो उससे हमारे उत्तराखंड को एक जो है, एक तो अंतर्राष्ट्रीयता में हमारी दखल बढ़ सकती है, और दूसरा हमको जो है विदेशी करेंसी मिल सकती है। लेकिन ये सरकार अगर करे तो, अगर इसे कोई सुझाव को माने तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का वहाँ इंटेलेक्चुअल बैठा हो जो इस और ध्यान, वहाँ ध्यान कौन देगा, वहाँ उसे क्या लेने देना कि ये हो यार। जब हम अपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास को संकलित करके कहीं चर्चा का विषय नहीं बना पाए हैं, तो फिर अंग्रेजों के इतिहास तक की तो बात नहीं क्या की जा सकती? सर, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के 25 सालों में एन डी तिवारी जी के अलावा कल्चर, हिस्ट्री और लेखन पे किसी ने तवज्जो नहीं दिया। बस तिवारी जी ने एक बनाया था उस समय, जो है उपक्रम बनाया था, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, जिसके अंदर लेखक, इतिहासकार और ये थे। लेकिन आज ये जो है पूरी तरह से सिर्फ गायकी पे डिपेंड हो गया। उत्तराखंड के अंदर जो गायकी है उसे आपने कल्चर और सब चीज़ें मान लिया है। अब यहाँ जितना लाइमलाइट में सिर्फ गायकों के अलावा बताइए आप क्या करेंगे आप? गायक भी स्टेज शो तक सीमित बस वो वहाँ तक है। लेकिन अब घूम फिर के जब आपको लेखन में जाना पड़ता तो रस्किन बॉन्ड ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने अपना तो पैदा ही नहीं किया ना तब से। रस्किन बॉन्ड को आप पद्म विभूषण तक ले गए, दूसरा आपको मिल ही नहीं रहा। आप पहाड़ के लेखकों को जानना ही नहीं चाह रहे हैं, हिस्टोरियन को जानना ही नहीं चाह रही है सरकार, तो कहाँ से आपको मिल जाएंगे भाई? कितने लेख हैं भाई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में तो भास्करण्य महाविद्यालय था, यहाँ क्या है बताओ आप मुझे? यहाँ क्या चीज़ है उत्तराखंड के पास? अगर लेखकों में आप नाम लेना चाहेंगे,
वो अब किसका नाम ले गए? सुमित्रा नंदन पंत, अरे वो तो बीत गया, वो तो ब्रिटिश पीरियड की बात है। शैलेश मिटियानी, सुमित्रा नंदन पंत, ये तमाम लोग तो इनके गुजर चुके हैं। इसके लिए कौन सा सरकारी कंसर्न है जो इस पे बात कर रहा है? ही नहीं कुछ सरकार के कोई इस पे तवज्जो नहीं है, तो क्या कर लोगे आप? नहीं, भाषा संस्थान जैसी कुछ नहीं है यहाँ, काम कर रही हैं। कौन है उसके अंदर, मुझे तो मालूम नहीं है। अभी एक लाइब्रेरी खोली है यहाँ, दून लाइब्रेरी, अभी मुझे पता नहीं, अब उसने थोड़ा सा कुछ स्टार्ट किया है, अब थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, बहुत सालों इतने बाद, मतलब आज़ाद उत्तराखंड बनने के कम से कम 24 सालों के बाद हुआ ये शुरू। तो अब इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, उसके अंदर एक हिस्टोरी सेक्टर हो, राइटिंग का हो, लिखने वाले हों, लेखक हों, उनको तवज्जो दिया जाए। आपने कभी प्रयास किया उत्तराखंड राज्य आंदोलन को संकलित करने का? अब हमने प्रयास किया, लेकिन सुना किसने? हम तो ND तिवारी जी तक तो प्रयास चले हमारे, लेकिन जब वो बेचारे चले गए तो उसके बाद कोई इतना योग्य आदमी आया नहीं वहाँ पर कि जो इन चीज़ों को समझे। वो तो समझते थे, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसा राज्य चलाया, तो जानते थे भाई लेखक क्या चीज़ होता है और गायकी क्या चीज़ होती है, वो सब चीज़ें जानते थे वो। तो लेकिन उसके बाद आया नहीं कोई यहाँ पर। थोड़ा उत्तराखंड की मौजूदा व्यवस्था पे चर्चा करते हैं जी। आज उत्तराखंड की आर्थिकी पूर्णतः शराब, खनन और पर्यटन से जुड़े रोजगार पर टिकी हुई है। साथ ही साथ पलायन हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो आप इन विषयों पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, खनन पे, एक तो खनन को इतना शत्रु की तरह जो है कि इस तरह से शत्रु पक्ष की तरह पेश किया जाता है। जी भाई, जिस ढंग से डेवलपमेंट चल रहा है, बिल्कुल, जिस ढंग से आवासीय स्कीमें चल रही है, जिससे शहरीकरण हो रहा है, आप रेता बजरी कहाँ से लाएंगे, पत्थर कहाँ से लाएंगे? तो बनाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? अब खनन माफिया, आप खनन माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया, अरे क्या चीज़ है? हाँ, ये हो सकता है कि उसमें करप्शन चल रहा हो, ये तो बात दूसरी है। लेकिन भाई अब ये देखो, यहाँ की नदियाँ देखो, इसमें ठेका नहीं दिया जा रहा डर के मारे। ये कल बदनाम ना हो जाए क्योंकि वो खनन माफिया आ गया वहाँ पर। अरे जब तक आप इसको साफ नहीं करेंगे तो मकान कैसे बनेंगे भाई? जब तक आप खुदाई नहीं करेंगे तो यहाँ पर, सर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 1990 से पहले तक 54 खाने थी पूरे जिले के अंदर, चूना पत्थर खाने जी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बंद कर दी गई। NGT यहाँ पर UPSM ऊपर वो था, उत्तर प्रदेश खनिज राज्य विकास निगम लंबीधार के अंदर, मतलब टाटा की दवा कंपनियाँ उसी पे जिंदा थी। आपने बंद कर दिया पर्यावरण के नाम पे। पर्यावरण बचा क्या? देहरादून का दून घाटी कर मसूरी का और बुरी हालात है। उससे ज़्यादा आपने सारी नदियाँ ख़त्म कर दी, आपने सारी खेती ख़त्म कर दी। लेकिन यहाँ खाने थी तो उस पर रोजगार जिंदा थे, 80,000 परिवार पलते थे उसके ऊपर। और हम लोग एक इंडस्ट्रियल सेक्टर थे पूरे देश के अंदर, चूना पत्थर के अंदर अग्रणी थे उत्तराखंड के लोग। आज आपने बंद कर दिया। मैं तो सरकार से कहता हूँ कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फिर पिटीशन डाले कि हमको चूना पत्थर खोदने की इजाज़त दी जाए। आज हिमाचल पैसे कमा रहा है उससे। तो भाई अगर पत्थर नहीं आएगा, बदरी नहीं आएगी, नदी से बदरी नहीं आएगी, खुदा नहीं करोगे तो हमारे मकान कैसे? हर दूसरा आदमी तो मकान बना रहा है लोन लेके, कहाँ से आएगा वो? मीडिया ने उसको ऐसा बता रखा कि जैसे वो पाकिस्तान से आएगा कोई वो ट्रक लेके बदरी का। अरे बदरी जा रही है ना, किसी का तो मकान बनना होगा बेचारे का। तो उसके लिए हम ये करें, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए और साइंटिफिक तरीके से खनन होना चाहिए। चूना पत्थर खाने खोल दो ना अपना, आपकी चूने की और पत्थर की आदि समस्या तो 2 मिनट में जिले के खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपने एक पर्यावरण के नाम पर जो एक कवच बना रखा वहाँ खाम खा का, पर्यावरण कहीं बच नहीं रहा आपसे। 90% तो खेतियाँ खा गए आप देहरादून दून घाटी की, तो कौन सा पर्यावरण बचाने जाने हैं? तो मेरा ये कहना है कि सरकार खनन नीति बनाए और चिन्हित करे वैज्ञानिक तरीके से, और छोटे छोटे गांव के लोगों को ठेके दिए जाए, तो उससे एक रोजगार का संसाधन बढ़ेगा। और इस समय जरूरत है। बजरी कितनी महंगी हो रही है आज। हाँ, हमें ईंट कहाँ से खरीदनी पड़ी? मुजफ्फरनगर के खरीदनी पड़ रही है। बीच में कभी कभी बंद कर देते तो मुजफ्फरनगर से बजरी आती है, हमें महंगी खरीदनी पड़ती है। कुमाऊँ के अंदर आप सारी नदियों को बाहर के लोगों को दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये सब चीज़ें चलनी चाहिए। इंसानी समाज है, उसके अंदर मकान भी बनेगा, बजरी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रेता भी चाहिए, तो उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। हम तो ये करें। दूसरा मुद्दा शराब पीते हैं सर उत्तराखंड के लोग, बिल्कुल। मैं तो सिक्का डालने को तैयार हूँ। घर में सिक्का डाल देंगे, कौन नहीं पीता? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सिक्का ही बेकार हो जाएगा, वहाँ सारे पीते हैं। तो जो पी देखिए, चर्चिल ने कहा था कि हिंदुस्तानी समाज बड़ा हिपोक्रेट सोसाइटी है। ये चेहरा इसका कुछ होता, अंदर कुछ होता है। तो हम दोगलापना क्यों करते? शराब पीते तो पियो ना, बात खत्म हुई। एक तरीके से खोलो ना भाई उसका। शराब की दुकान तो खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए? मैं तो
आपने मसूरी के अंदर जो है टूरिज्म के नाम पे क्या क्या बवाल काट रखा। मेरे टाइम पर तो वहाँ कैबरे होता था। अंग्रेज तो दूर तो नहीं था ना, वो तो कहता था देखो असली चेहरा समाज का जो है वो हम दिखाएंगे। वहाँ कैबरे डांस होती थी, हमारे सामने देखा कैबरे अपने ज़माने के अंदर, शराब के बाहर होते थे वहाँ पर। भाई यही तो पर्यटन है। धार्मिक स्तर पे भी आप दारू बेच रहे हैं, तो जब आपकी कोई पॉलिसी नहीं है तो वो मसूरी भी उसी जैसा और बद्रीनाथ भी उसी जैसा आपकी पॉलिसी की वजह से है। तो पॉलिसी मैटर का सवाल है ये। भाई जो हिल स्टेशन है जहाँ टूरिज्म है वहाँ टूरिज्म की तरीके से शराब भी खुली होनी चाहिए, जो कैसीनो भी खुले होने। नेपाल में तो कैसीनो भी खुले हुए, हमारे टाइम पे तो कैसीनो भी था मसूरी के अंदर। जिस समय लोग बड़े देवता थे, कहीं कुछ नहीं था, सब चीज़ें बंद रहती थी, बंद पर्दे में रहते थे, तब हमारे सामने कैसीनो भी था और कैबरे भी था। लेकिन सोसाइटी का जो एक जो पैराफेरी बनी हुई थी तो उसके अंदर लोग बड़े शर्म के मारे चुप के जाते थे शराब पीने के लिए और कैमरे देखने के लिए कि किसी को पता ना चल जाए। लेकिन अब चीज़ें दूसरी बदल गई है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पर्यटन की भी एक नीति होनी चाहिए और नियंत्रित पर्यटन होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में इतनी जगह नहीं है जितने हिंदुस्तान का 140 करोड़ आदमी पहाड़ पे आने को तैयार है गर्मी में, उसका बस चले तो सबका सवाल है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास जगह नहीं इतने लोगों को रखने की। भाई अब इतने लोगों को पैरों के साथ रोन देंगे पूरे पहाड़ को। इसलिए नियंत्रित पर्यटन और नियंत्रित तटन होना चाहिए, जिसमें सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। इनको बनियों के साथ बैठ के पैसे छापने हैं, इनकी कोई पॉलिसी है नहीं। तो इसलिए ये पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा पलायन पे मैंने कहा जी, तो पलायन पे थोड़ा बताएंगे। पलायन पे जो सबसे बड़ी मुश्किल है, मैं अपने गांव जाके रहना चाहता हूँ। अब मेरा गांव मुझे बुलाता है कि मैं वहाँ अपना दिन काटूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता, न मैं अपनी पत्नी को लेके जा सकता, क्योंकि वहाँ अस्पताल नहीं है। बिल्कुल, वहाँ सब चीज़ है लेकिन अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। नहीं, स्कूल है लेकिन अब नहीं है ना, उस ढंग के स्कूल नहीं है अपने। स्कूल तो अंग्रेज बना गया था आपके। मेरे गांव से 8 किलोमीटर अंग्रेज ने कॉन्वेंट बना रखा था, लेकिन नहीं मसूरी ना, और तो इंटीरियर में, इंटीरियर में नहीं है स्कूल। आज उत्तराखंड के 2000 से ज्यादा गांव होस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। नहीं सर, मैं अपने मध्य वर्ग को, जो हमारा पहाड़ का मध्य वर्ग है और हिंदुस्तान के मध्य वर्ग को भी दोषी ठहरा हूँ कि उसने सरकारी स्कूल की व्यवस्था को खुद खत्म किया, अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को भेज के। पहाड़ में जो आ नहीं सकता वो भरे हुए पहाड़ के इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, और वहाँ पर जो ठीक ठाक दबाव देने वाले लोग हैं उनके होते हुए स्कूल भी ठीक चल रहे हैं, टीचर भी टाइम से आते हैं, पढ़ा भी दे। भाई जो सिलेबस है उसे पढ़ा ही तो रहे हैं। वहाँ से पढ़ के आने के बाद भी है, मैं अभी देख रहा हूँ कि एक हमारे इंटीरियर क्षेत्र का जो एक लड़की पीछे निकली बहुत गाँव के तरीके से। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था को हमको ही ठीक करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। जो मतलब मेरा तो ये कहना, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो रिएक्शनरी सोसाइटी है। एक एक गांव में 4-4 मंदिर है सर, 4-4 मंदिर बना दिए हम लोगों ने। लेकिन 25 गांव का मुआयना कर लो, वहाँ एक प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है। आदमी कैसे जिंदा रहेगा उस पर कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैंने तो कार्टी का लिखा था कि जो आपके गांव का फार्मासिस्ट है उसे 2 गांव के लोग चंदा करके जो है उसे अपने यहाँ एक हॉस्पिटल खुलवा ले, छोटा सा, वहाँ बैठ के उसे दवाई खरीदे, उसकी दवाई दे दे, वो दवाई बेचेगा गांव के अंदर। कम से कम आदमी को मैं लेटरिन लगेगी 10 लगेगी, उसकी दवाई तो देगा वो कम से कम। बिल्कुल, अस्पताल है ही नहीं, तो मैं कैसे रहूँ गाँव के अंदर? मैं रहना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं रहना, मेरी इच्छा है, मकसद इच्छा, लेकिन क्या करे, अस्पताल ही नहीं। तो वो इसलिए नहीं है कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो वहाँ अस्पताल की लड़ाई कौन लड़ेगा? जब पंजी देहरादून बैठे हो तो उनके गांव में अस्पताल की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्योंकि हम जो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो आज सरकार को धमकाने लग जाए तो हो सकता है कि महीने के अंदर अच्छा अस्पताल खुल जाए। हम तो भाग के आ गए, हमें ना बैठ गए यहाँ पर। तो सरकारी तंत्र जानता है कि कोई कहने वाला नहीं है, इसलिए सब चीज़ों पर उपेक्षा है। और फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर बाहर का आदमी बैठा हो, उसे पहाड़ से क्या लेने देना? हम लोग थोड़ा ना बहुत सारे वोचर शो में हम लोग का है, हमारा आदमी तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए वो पॉलिसी मैटर का सब। लेकिन राजनीति में तो जो उनसे ऊपर बैठा है वो तो आदमी हमारा है, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। वो कितना समझदार है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन चुना तो हमने। अब क्या कर सकते हैं? फिर हम क्या कर सकते थे उसके अंदर? जब उसके पॉलिटिकल साइंस नहीं है, जब वो राजनीतिक रूप से उसको चेतना नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं उसके? मैं फिर कह रहा हूँ कि रीजनल शक्तियों का आदमी बैठा होता तो उसके अंदर एक वर्गीय चेतना तो होती, क्षेत्रीय चेतना तो होती कम से कम। नहीं, वो भी कोशिश की थी जनता ने, दिवाकर भट्ट जी बैठे थे। नहीं, दिवाकर भट्ट अकेले क्या करते बेचारे? दिवाकर भट्ट को कैसे वोट दिया हमने, पहले बता दो ना मुझे।
जो आदमी खैट पर्वत पे रहा है, जिसकी हड्डी हड्डी पुलिस ने तोड़ी थी उत्तराखंड आंदोलन में, जी मतलब उसकी बीवी ने जहर खा कर आत्महत्या कर ली जब उसे चुनाव हरा दिया जनता ने। उसके बाद दूसरे चुनाव में ये कहना पड़ेगा या तो मुझे एक लकड़ी दो या एक वोट दो। लकड़ी मांगना बंदा तब आप उसे वोट दे रहे हैं। तो जनता ने, मैं तो फिर कह रहा हूँ ना कि जनता ही दोषी है। जनता ने कौन सा न्याय किया क्षेत्रीय ताकतों के साथ? उनको कहाँ वोट दिया? दिवाकर भट्ट को कैसे जीते में हम जानते हैं। आई वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिवाकर भट्ट, मैं उनके साथ था, मैंने उनके साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी, मैं उनके घर बार की स्थिति जानता हूँ, समझे आप? जिस दिन उनकी बीवी ने न्यून खाया, उनको वो किस स्थिति के अंदर खाया मैं जानता हूँ। उनको बेचारों को BRS का पैसा मिला तो चुनाव में खर्च कर दिया था उन्होंने 2002 के चुनाव के अंदर। जब घर के अंदर भाभी जी को पता चला गया हमारा तो पैसा ही खत्म हो गया, मकान कैसे बनेगा, उसने आत्महत्या कर दी। तो जनता कोई देवता नहीं है बाढ़ की। नहीं, लेकिन यूकेटी के नेताओं पर भी आरोप लगते रहे कि चुनाव में दिल्ली और बॉम्बे के पूंजीपतियों से दिए गए पैसे का उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने खूब दुरुपयोग किया है। नहीं, मेरी तो जानकारी में ऐसा है नहीं कि विपिन त्रिपाठी भाई की आप ईमानदारी पे कैसे सत्य कर सकते? इंद्रमणि बटन जी की, इंद्रमणि बटन जी के पास तो पैसे नहीं थे एंड में। ये जो हॉस्पिटल है, क्या नाम है इसका, जॉली ग्रांट वाला, उसमें भर्ती थे वो, कहाँ थे पैसे उनके पास इलाज करने के लिए? कौन सा दुरुपयोग कर लिया उन्होंने? उनको तो सिर्फ वो मिला कि चंदा मिला, बेचारा गाड़ियों में बैठते थे, घूमते थे, खाना खाते थे, इससे ज़्यादा तो और क्या करते थे वो बेचारे? तो ऐसे उस पैसे का क्या कर लिया उन्होंने? जो देखिए, क्षेत्रीय दल जो होता है, क्षेत्रीय जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय ताकतें हैं, जो क्षेत्रीय लीडरशिप है, उसको बदनाम करने के लिए ये मीडिया बहुत ताकतवर है। ये जो यहाँ मीडिया बैठा हुआ ना, ये बाहर के लोगों का, बनियों का जो मीडिया बैठा हुआ, ये बहुत ताकतवर है। ये हमारे नेताओं को जिंदा नहीं रहने देता। नहीं, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल आपके द्वारा भी तो किया जा सकता है। नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है। हम आपके पास आपको आज तक का चैनल थोड़ा चला रहे होते तो हम तो आपसे फिर कहते कि आप बचाते फिर बाढ़ को, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट है, आपकी मातृभूमि है। नहीं, लेकिन आपकी पहुंच जनता तक तो है। नहीं, जनता तक तो है, लेकिन अब हम 27 में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ राजनीतिक रूप से बदले मामला। 27 में हमारी कोशिश है। आप ये उम्मीद करते हैं कि 27 में जनता अपने पुराने फैसलों पर पुनर्विचार करेगी? अगर इतनी परिस्थिति के बाद भी अगर जनता नहीं सोच रही तो फिर जनता का भगवान मालिक है, फिर मैं कुछ नहीं कर, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर 27 के बाद प्रभु राम इसके मालिक है, क्योंकि 27 के बाद ये बहुत सारी चीज़ें बचेंगी नहीं जो आज उत्तराखंड में आप देख रहे हैं। ये जो आज बची हुई है वो सिर्फ एक भय से बची हुई है कि भाई के 27 के अंदर जो है रीजनल फोर्सेस कहीं फिर ओवर ना आ जाए, कहीं फिर या असंतोष ना हो जाए। एक दिमाग में है, बस व्यवस्था के है दिमाग में कि कुछ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो तो खत्म हो जाएगा बाढ़। मैं ये माना जाए कि 2027 के चुनाव को लेकर उत्तराखंड की आंदोलनकारी ताकतें एक रोड मैप बना रही हैं। ये उम्मीद की जा सकती है इस समय है कि 2027 में, और ये उम्मीद बनी रहनी चाहिए कि 2027 में आप पूरी ताकत के साथ एक बार फिर मैदान में उतरेंगे, करो या मरो के नारे के साथ। ये राजनीतिक एक्टिविटीज जिंदा रहनी चाहिए, रीजनल एक्टिविटीज। जब तक ये जिंदा है तब तक तंत्र डरा रहता है, तब तक माफिया भी डरा रहता है कि भाई कुछ हो ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए। वो भी डरते डरते आगे कदम बढ़ाता है। जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा ना, उस दिन सब लुटेरों को आप आज़ाद कर देंगे उत्तराखंड को लूटने के लिए। आज मैं बता रहा हूँ आपको। गैरसैंण को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? राजधानी का पत्थर गाड़ने वाले तो हम लोग ही थे, वहाँ पत्थर लगाने गए थे 92 में जी, और बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने तो फुटबॉल बना दिया। वेदुनियाल, ओबी भाई वगैरह तमाम लोग। वेदुनियाल मेरे साथी थे, हमारे साथी थे वेद भाई, हम इकट्ठे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने नाम लिया। जी, वेदन में तो साथी है, बहुत परम मित्र। दो गैरसैंण राजधानी कॉन्सेप्ट है, वो तो राजधानी का कॉन्सेप्ट था, वो पहाड़ का कॉन्सेप्ट है राजधानी, और हर पहाड़ी राज्य की एक पहाड़ी राजधानी होती है, वो हमारी गैरसैंण है। और ये तो जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक कैसे बनेगा? हम इतना गरीब राज्य के हम 2 राजधानी को बोझ उठा रहे हैं, मतलब ये तो नौमा आश्चर्य है। लोग इसके बावजूद भी अगर इन पार्टियों को वोट दे रहे हैं जो 2 राजधानियाँ चला रहे हैं, तो धन्य जनता। फिर भाई हम गरीब लोग हैं ना, 2 राजधानी को बोझ नहीं उठा सकते। सीधे राजधानी अब गैरसैंण ही जानी चाहिए। ये राजनीतिक सवाल भी है। हम तो जनता से हम तो कह रहे हैं कि इस सवाल के ऊपर ही वोटिंग होना चाहिए। लेकिन इस सवाल को जनता तक लेके भी तो कोई नहीं जा पाए इन 25 वर्षों में। नहीं, अब जनता भ्रमित है, क्या कर सकते हो? जनता में भ्रम है, समझ ही नहीं आया। जनता राजधानी पे दरअसल एक आम धारणा ये है कि राजधानी आम जनता की नहीं होती है। आम धारणा यही होती है कि भाई राजधानी बड़े लोगों की होती है, इसलिए ये कभी राजनीतिक मुद्दा बना ही नहीं।
और मैं तो जानता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा बना ही नहीं, क्योंकि गैरसैंण पे जो चुनाव लड़ा था बेचारा, वही पर्याप्त वोट नहीं ले पाया। ये तो अमूमन हुआ है ना, जो गैरसैंण से लड़ रहा था वही आ रहा है। तो अभी ये पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं राजधानी का, लेकिन ये तो पॉलिटिकल इच्छा का मुद्दा है। माना अगर 10 सीटें भी यूकेडी की और क्षेत्रीय दलों की आ जाती है और किसी सरकार के अंदर संवित सरकार में चले जाते तो राजधानी बनती है, अगर उनके अंदर पॉलिटिकल विल होगा तो। और वहाँ भी वो ठेके पे ठेके, अगर वो जाने के बाद भी जो है वो लॉलीपॉप के चक्कर में फंस जाएंगे तो तब वो भी नहीं बनती। लेकिन अगर आपके पास जैसे एक पॉलिटिकल जो विल होती है उसके हिसाब से राजधानी बन सकती है। शराब को लेके आपने बड़े खुले विचार व्यक्त किए। जी जी। लेकिन इस बीच में उत्तराखंड में एक नई समस्या आई है केमिकल वाले नशे की। हमारे देहरादून समेत तमाम स्कूल्स, युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा और कामकाजी वर्ग भी बहुत तेज़ी के साथ केमिकल के नशे, स्मैक वगैरह की चपेट में आता जा रहा है। तो जिसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे नहीं लगता कि दिखाई देती। अगर सरकार चिंतित होती और सरकार कार्यवाही में होती तो शायद कोई कारण नहीं था कि उसे न रोका जा सके। तो इसे लेके उत्तराखंड की आंदोलनकारी सोच क्या कहती है? हम ये कहते हैं कि ये जो नशा है जी, ये उत्तराखंड को राज्य बनने से पहले से जो है ग्रहण है किस्म से। ये नशा जो पहले शराब नीति थी, पुरानी शराब नीति, टिंचरी के खिलाफ तो आंदोलन ही चला पूरा। बिल्कुल, टिंची और सुरा। लेकिन राज्य बनने के बाद यहाँ तमाम तरह का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किस्म का जो नशा माफिया है वो पहुँच गया यहाँ पर। लेकिन मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर पुलिस को ये पता नहीं है कि कहाँ के स्कूल के आसपास स्मैक बिकती है तो भाई तो बड़ा आश्चर्य का विषय है, उनको पता करना चाहिए इस पर। तो ये जो नशे का यहाँ जो ये प्रभुत्व बढ़ा है, ये आज उत्तराखंड बनने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और देखिए कुछ जगह पाखंड है, मतलब सिर्फ बोर्ड आपने जो है उसके लगा रखे हैं सिगरेट के स्कूलों के आसपास कि इतने 100 मीटर पे स्कूल, सिगरेट नहीं पीनी है और जो है तम्बाकू नहीं खाना, पान वाले से की दुकान से लेने, यार उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन उसी के बगल में असली नशे में जो है स्मैक चल रही है। तो ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है नई पीढ़ी के अंदर। और मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि वो जो है कुछ सूंघते हैं बच्चे, किताब वाले की दुकान से क्या मिलता है, थिनर। हाँ थिनर सूंघते हैं। क्या कर सकते हैं, सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्या बता सकते हैं, तो उस पर चिंता ही जाहिर की जा सकती है। और क्या कर सकते हैं बताइए। इसे कहीं ना कहीं आप जागरूकता की कमी मांगते हैं? जागरूकता की नहीं है, फ्रस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि कुछ है नहीं इस सिस्टम के पास इस जनरेशन को देने के लिए। क्या है बताइए आप, नौजवान पीढ़ी के लिए देने के लिए कुछ है नहीं आपके पास। क्या करेगा वो, नशे में रहेगा तो क्या करेगा। तो आप इसे एक हताशा का परिणाम मानते हैं? हताशा है। तो इस हताशा का इस निष्कर्ष हताशा क्या का परिणाम ये है कि एक आदमी, कुछ लोगों के पास सारी दौलत इकट्ठी हो गई और उस सैकड़ों लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ये हताशा का परिणाम जो है नशे में बदल गया, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं, लड़ तो पा नहीं रहे आप, अब नशे में भी अपने जीवन को नशे में बिताना ये हो रहा है। और क्या है, इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा आपको। तो ये हताशा क्या एक बार फिर जन आंदोलन में तब्दील हो पाएगी? नहीं, मुश्किल है भैया, क्योंकि जिस पीढ़ी को लड़ना चाहिए वही तो उसमें इन्वॉल्व है। भाई हम यूथ थे तभी तो लड़े हो, हम तो अपने नौजवानी के दिनों में लड़े हैं ना पूरी ताकत से। लेकिन आज का नौजवान तो लड़ नहीं रहा है, मतलब चारों तरफ अंधेरा होने के बाद भी आज का नौजवान लड़ने को लिए तैयार नहीं है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती कि कल जो है कोई बहुत बड़ी लड़ाई होगी, ये जनरेशन लड़ने आएगी। हमारे टाइम पे नक्सलवादी आंदोलन भी हुआ, हमारे साथ के लोग नक्सलवादी कह के गोलियों से मारे गए। हमारी जनरेशन ने जो है मतलब बीए की डिग्री लेने के बाद सड़कों पर पॉलिश करके आंदोलन भी चलाया। हमने क्या नहीं किया बताइए। नक्सलवादी आंदोलन में लाखों के हिसाब से मारे सिस्टम ने, ये हमारी जनरेशन के टाइम में। लेकिन आज ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन है जो यूथ पीढ़ी ने खड़ा किया है, आप बताओ ना मुझे अब। तो ये मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि जब कोई लड़ने वाली ताकत नहीं रह जाएगी तो भाई सब चीज़ें तो फिर एनआरकी है फिर चारों तरफ। तो फिर क्या कर सकते थे बताइए। तो रजत जयंती वर्ष के अवसर पर ये एक मेरा आपसे आखिरी सवाल जी, क्या भविष्य क्या नजर आता है उत्तराखंड नहीं, में? भविष्य तो उत्तराखंड का भी इतना खराब नहीं है, क्योंकि पहाड़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जीवित है अभी। देखिए, युवा पीढ़ी आंदोलन को तैयार नहीं है, सरकार से हम हताश और निराश हैं, और हम ये मानते हैं कि लड़ने वाली जो ताकतें हैं उन्हें जनता वोट नहीं दे रही है।
इस बार मुझे लगता है कि यूथ जनरेशन रीजनल फोर्सेस की तरफ देख रही है, जो मुझे लगा है। अगर बहुत ज़्यादा इनका पैसा नहीं चला तो यूथ जनरेशन जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं तो मुझे 7, 8, 10 सीटें लगती है कि रीजनल फोर्सेस जीत सकती है, अगर वो थोड़ी मेहनत करें तो अगर 10 सीटें भी आ जाती हैं तो तब भी बहुत सारे बदलाव। लेकिन 10 सीटें आने के बाद फिर मैं एक राजनीतिक समीकरण की और आपको देखिए, आपने हरीश रावत सरकार में पार्टी का टूटना देखा, आपने तमाम अभी पंजाब में सांसद टूटते जुड़ते अलग होते देखे, और भी कई राज्यों के ऐसे किस्से हैं जहाँ की चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल पूरी तरह टूटकर सत्ता पक्ष के नज़दीक आ गया है जी। और वर्तमान में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे प्लस पॉइंट है कि वो चुनाव को एक युद्ध की तर्ज पर लेकर हमेशा युद्धरत रहती है, और यही उसका नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक, तो ऐसी हालातों में आप ये उम्मीद कैसे करते हैं कि आप एक तो जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो जिन्हें जो जीतेंगे उनको आप बांध के रख पाएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि कुछ समय तो मिलता ही है सरकार में। अगर आप वो 10 साथी भी हमारे बैठ के किसी सरकार को समर्थन देते हैं जी, अगर गैर वैचारिक समर्थन नहीं दे रहे हैं तो वो कुछ मुद्दों के ऊपर जो है एक जो है ज्वाइंट प्रोग्राम बना के अगर वो काम शुरू करें तो उन्हें 1 साल का टाइम भी मिल जाए। लेकिन शुरू के अंदर तो उत्साह रहता है ना, जो रीजनल पार्टी से जीत के आया तो उसके अंदर तो उत्साह रहेगा, माना जो यूकेटी से जीत के गया तो उत्साह तो रहेगा 1 साल तक। तो वो 1 साल का टाइम भी बहुत काफ़ी होता है, उस बीच में वो बहुत दबाव बना के राजधानी में तैयार करा सकते हैं। हो सकता है कि फिर बीच में सिस्टम जो है उन्हें खरीदारी शुरू कर देता है, बहुत सारी चीज़। भाई बरस तो आदमी धीरे धीरे होता है ना, इतनी जल्दी तो नहीं होता ना। लेकिन अगर 1 साल के अंदर भी वो दबाव बना के राजधानी का मुद्दा तय करा दें, और क्या उसका नाम जो जल जंगल ज़मीन के सवाल हैं उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर बना के कर दें, तो हम बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हैं। फिर पर देखिए, इस करप्शन सिस्टम में तो सब चलता रहेगा कि लोग आएंगे, जीतेंगे, अपने मुद्दा रखेंगे, फिर बिकेंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन एक छोटे समय के अंदर भी अगर कुछ चीज़ें मनवा ली जाती तो जनता को उससे लाभ तो मिलता ही है ना। वो फिर आगे की लड़ाई फिर आगे की तरीके से होगी। मतलब अभी मानते हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन शुरुआत एक बार फिर 2027 के चुनाव से हो सकती है। जी, तो ये समाज का इतिहास यही है। हारना जीतना, मिलना, आशा निराशा, यही चलता रहता है मनुष्य समाज के साथ। यही राजनीतिक रूप से होता है, यही सामाजिक रूप से होता है। तो अगर कुछ लोग अभी मतलब परिपक्व किस्म के लोग जो है 10 रीजनल लोग जीत के आ जाते हैं, बीजेपी से भी आ जाते हैं कुछ लोग जिनको पहाड़ से प्रेम है, कांग्रेस से भी आ जाते हैं, और माना राजधानी में वो सहमत हो जाते हैं, तो हमको एक बार राजधानी तो मिल गई ना, फिर बात की तो बात देखी जाएगी। देखिए, राजधानी में कोई देवताओं की जगह नहीं होगी, वो उसके निर्माण के अंदर भी बड़ी कंपनियां आएंगी, फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन चलेंगे, फिर उसमें कमीशनबाजी चलेगी, वो तो सब चीज़ें होगी। संतुष्ट आप हो ही नहीं सकते किसी चीज़ पे, लेकिन कुछ जो है पहाड़ को कुछ ना कुछ हासिल होता रहेगा। वैसे भी पहाड़ तो बड़ा आधुनिक हो ही जा रहा है। ट्रेन तो आपकी बद्रीनाथ पहुँच ही रही है ना, अब तो रेल पे सफ़र करने वाले हैं अगले साल से। अब चीज़ें तो बदल ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो रहा है। धीरे धीरे तो पहाड़ भी वही उसी स्थिति के अंदर जाना ना जो मैदान की स्थिति है। अब आशाविंत हैं इस बात को लेकर कि 2027 में हम रेल से बद्रीनाथ पहुंचेंगे। हाँ, सन में तो बहुत तेजी तो आप इसका श्रेय देना चाहेंगे भाजपा की सरकार को और केंद्र सरकार को? भाई दोनों सरकारों का था वो देन। भाई वो तो क्षेत्रीय दल नहीं कर सकते थे ना, रेल तो दिल्ली में बैठी सरकार ने कर सकती थी। अब उसमें कांग्रेस और बीजेपी तो हम श्रेय तो देंगे उन्हें, हम कब मना कर रहे हैं कि आपने नहीं बनाया। वही बना दें तो हमारा श्रेय है, उनको बधाइए। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। हमने तो 2500 बार भाषणों में कहा, आर्टिकल लिखे हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो 1 इंच पटरी नहीं बढ़ी है पहाड़ के अंदर, लेकिन अब तो बढ़ गई ना बद्रीनाथ तक। अब ये बागेश्वर के प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू हो जाएगा इसके बाद। तो भाई ट्रेनें पहाड़ पे पहुंचने लग जाएंगे तो बड़ी बात है। तो ऐसी बात है, हमारे लिए रेल जाना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमारे लिए तो रेल का कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते कि ट्रेन इतने बजे जाएगी, और वहाँ वो जो हम किताब में पढ़ते हैं, हमें क्या लेने देना उससे, मैं कब चलते हैं हमें तो। मेरी लड़कियाँ तो, मेरी बेटी तो कहती कि पापा मैं तो ट्रेन में नहीं बैठी आज तक। भाई जब ट्रेन से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है तो हमारे ट्रेन का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहाड़ पे चलेगी तो भाई मतलब हो जाएगा। चलिए, उत्तराखंड को लेकर आपने एक बातचीत की, अंत में आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए, प्रदेश के वासियों के लिए, और उत्तराखंड आंदोलन की तमाम सक्रिय ताकतों के लिए?
मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देता हूँ, आपने मुझे समय दिया, सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं यहाँ के यूथ को और पहाड़ की जनता को खासकर उसका आह्वान करना चाहता हूँ कि 2027 जो है हमारे पहाड़ के भविष्य के लिए एक निर्णायक वक्त है, और 2027 के चुनाव में हमको बहुत सोच समझ कर पहाड़ी अस्मिता और पहाड़ के सवालों को लेकर जो भी राजनीतिक शक्ति है, जो क्षेत्रीय शक्ति है जंग के मैदान में होगी, आपको उनके साथ जुड़कर जो है उस सवाल के ऊपर उनका समर्थन करना चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं, वो चाहे किसी पार्टी के अंदर है, कांग्रेस में है, बीजेपी में है, दूसरी पार्टी में, जो भले सज्जन लोग हैं, पहाड़ के बारे में सोचते हैं, उनका भी सम्मान बचा रहना चाहिए, वो भी नहीं हारने चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज तक सदन में नहीं पहुँचे, उनका जाना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा अपने पहाड़ की जनता का आह्वान है और यही मेरा उनको से निवेदन है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू।